आ जाए सर, आ जाए, स्टार्ट करते हैं। हम IFRS शीट पे थे। क्विकली हमने क्या पढ़ा था? हमने सर सबसे पहले पढ़ा था स्कोप, लिस्टेड, अबाउट टू बी लिस्ट, कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल दोनों साथ हो तो कंसोलिडेटेड। फिर हमने इंटरिम और एनुअल। फिर आगे बढ़े थे, हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सेगमेंट में कितनी बातें होती हैं। पहली बात, अपना ऑन रेवेन्यू होने की सलाहियत और एक्सपेंसेस की। दूसरी बात, CODM रेगुलरली रिव्यू करता हो। तीसरी बात, डिस्क्रीट फाइनेंशियल स्टेट इंफॉर्मेशन की क्या होनी चाहिए, अवेलेबल। फिर और हमने क्या पढ़ा था सर? एग्रीगेशन। व्हाट इज एग्रीगेशन? एग्रीगेशन में कितनी बातें होती हैं? 5। यूनिलीवर ने कहा इस 3 क्राइटेरिया पे मेरे 22 ब्रांड आते हैं। हमने कहा क्या करें, बोले एग्रीगेट कर लो। अब एग्रीगेट में कितनी बातें होती हैं? पहली बात, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रोडक्शन प्रोसेस। तीसरी बात, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर क्या होनी चाहिए, नेचर सेम होनी चाहिए। चौथी चीज, डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवी, रेगुलेटरी एक जैसे कवानीन। तो हमने कहा इन 5 की वजह से यूनिलीवर ने क्या कहा कि हमने अपने ब्रांड्स, कौन कौन से ब्रांड, यूनिलीवर ने कहा कि हमने अपने 22 ब्रांड को कितनों में तोड़ दिया, और वो 3 कौन से थे? होम केयर, पर्सनल केयर और सारे साबुन, शैम्पू, क्रीम मिला करके उन्होंने क्या कर दिया, एक कर दिया। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास यूनिलीवर ने कहा कि 22 को 3 किया, अब इनको डिस्क्लोज करने बोला नहीं। आपको पास रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाने के लिए क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है, वो कितने? पहला, उसका रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 10% या ज्यादा होने चाहिए। किसके? टोटल तमाम सेगमेंट्स के इंटरनल। और दूसरी बात, हमने कहा उस सेगमेंट के एसेट, तमाम सेगमेंट के एसेट का कितना होना चाहिए? 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस, हमने कहा उस सेगमेंट का सम ऑफ प्रॉफिट, जिन सेगमेंट का प्रॉफिट है और जिन सेगमेंट में लॉसेज है, साइन को इग्नोर करके सम ऑफ प्रॉफिट लेना है, सम ऑफ लॉसेज लेना है। एब्सोल्यूट अमाउंट में से हायर को उठाना है और फिर उसको इंडिविजुअल सेगमेंट के प्रॉफिट या लॉस से। ये तो हमने कहा सर यहां तक हो गया, इनको रिपोर्ट टेबल बना दो। लेकिन फिर एक और शरारत आई, बोला जिनको आप रिपोर्ट टेबल कह रहे हो उनकी टोटल एक्सटर्नल सेल्स कितना होना चाहिए? 75% या उससे ज्यादा। किसका? तमाम सेगमेंट की एक्सटर्नल। बोला इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप जो है 75% रूल कॉन्सेप्चुअली आखिरी था। अगर किसी से आपने प्लस कर लिया सारे सेगमेंट को, सेल 75% से कम है, तो किसी भी एक सेगमेंट को उठा करके उसको आपको क्या बनाना है? रिपोर्ट टेबल बना लेना है। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? चले सर फिर हम मजीद आगे बढ़ रहे हैं और हमने जो है मजीद आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ना है? आंसर बता रहा हूँ। मैंने एक सवाल होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने किया है? मिस्टेक थी कैलकुलेशन में? ओके, क्लियर है? ये वाला नोट कितने लोगों ने सही बनाया? वो 1939 ये 8 की जगह 9 कर दिया। कास्टिंग एरर किया है। इसको पता है क्या कहते हैं फर्म की जबान में? कास्टिंग एरर। कास्टिंग एरर। आ जाए, रिकंसिलिएशन में भी रिकंसिलिएशन में भी एरर है। यही एरर है। जो 19.2 है वो 17.7 है सर। वो 17 और 59 था। 59 है, 64 की जगह 59 है। और जो आपने 19.2 के वो कितना है? वो 17.7 है। 17.7 है। और पीबीटी वो 86 नहीं, वो 66 है। बता दो, ये बता दो ये कितना है? 66 है। 66 नीचे भी 66। और इसके अलावा ये 3981 है। वो 3981 है। पहला वाला 3981 वो 237 है नीचे वाला। और 1832 को है 1855 237 जी सर जी। और बताएं आप इसमें? 555 बहुत कम होमवर्क करता है नादिर, इसलिए बता रहे। हाँ 1855.3 है। और पीबीटी 17 और दो ये कौन सा? रिपोर्ट टेबल का पीबीटी। रिपोर्ट टेबल का पीबीटी है 1757। 1757 1 रुपए से आउट है।
चलें सर, बाकी तो जो बढ़िया है वो 64 की जगह 50 लाइक 64 की जगह 50, 99 ये ना, जी सर। ये ठीक है। आप लोगों ने किया, बाकी कितने लोगों ने नहीं किया? ये क्यों? आसान लगा? ओके, क्यों सो रहा था? नहीं ऑनलाइन बैठा हुआ था, मैंने बोला भी था किसी ने नाम लेते हैं ऑनलाइन कैसे बैठा, तो बोला तो ऑनलाइन बैठा दे। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए सर। अब आए सर इसके स्टडी टेक्स्ट की तरफ आते हैं। इसके स्टडी टेक्स्ट पे हम आ करने के बाद कुछ और सवाल कर पाएंगे, आ जाए। और स्टडी टेक्स्ट में से हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट, वैसे तो हम अपनी बुक से भी वो पढ़ सकते हैं सेगमेंट। चलें सर, अब आ जाएं, हमारी बुक के अंदर आ जाते हैं। वैसे स्टडी टेक्स्ट में भी और हमारी बुक में भी दोनों चीज़ें सेम है। डिस्क्लोजर नज़र आ रहा है लिखा हुआ आपको? सर ये डिस्क्लोजर की चीज़ें हैं और सब बच्चे इधर देखेंगे। डिस्क्लोजर के केस में उसने बताया कि एक तो जो हमने अभी बनाए नोट्स हुए हैं, और उसने इस बात के ऊपर छोड़ा हुआ है कि भैया जो जो चीज़ें तुम इंटरनली सीओडीएम को दिखाते हो वो यहाँ पर भी चाहो तो डिस्क्लोजर में दिखाओ, लेकिन वो दिखाओगे कब? जब किसको दिखाते हो? सीओडीएम को। अब उसने हमें एग्जांपल दी, कह रहा है IFRS 8 स्टेट्स दैट एन एंटिटी मस्ट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन सो दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होगा भाई यूजर्स के साथ? सो दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन इवेल्युएट द नेचर एंड फाइनेंशियल अफेक्ट, नेचर एंड फाइनेंशियल अफेक्ट of the statement of the business activities in which it engages and the economic environment in which it operates. The information that is to be disclosed, ये हम बताते हैं, measure of profit or loss, measure of total assets and for each reportable segment if such an amount is reported regularly to CODM. CODM को बताते हो तो बताओगे, वरना information about the following items if they are specified and included in the measure of segment profit that is reported to the CODM. Revenues from external अलग से बताओगे, revenues from transaction with other operating internal बताओगे, interest expense अगर बताते हो interest revenue तो अलग बताओगे, interest expense अलग, depreciation and सर अभी तक हमने क्यों नहीं बताया किसी भी सवाल में? क्योंकि गिवन नहीं था। गिवन होता तो हमें वो भी क्या होता? बताना पड़ता। Material items of income and in accordance with IAS 1, entities interest in the प्रॉफिट एंड लॉस of associates and joint ventures, ये भी सर अगर हमें होगा तो हम बताएंगे क्या होते हैं joint ventures, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। इनकम टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है तो वो बताओ, मटेरियल नॉन कैश अदर देन डेप्रिसिएट अमॉर्टाइजेशन जैसे प्रोविजंस वगैरह, और द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर अकाउंटेड फॉर बाय द इक्विटी मेथड, ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। एंड अमाउंट ऑफ एडिशंस टू नॉन करंट एसेट प्रोवाइडेड दैट दीज अमाउंट्स आर इंक्लूडेड इन सेगमेंट। अगर तुम सीएडीएम को ये सब बताते हो तो मैं यहां पर भी क्या करना है, ये सब बताने की जरूरत है। एडिशनली द फॉलोइंग रिकंसिलिएशंस आर रिक्वायर्ड, रिकंसिलिएशन ऑफ द टोटल ऑफ सेगमेंट रेवेन्यूज टू, जो हम दूसरा डिस्क्लोजर बनाते हैं, रिकंसिलिएशन ऑफ टोटल ऑफ reported segment profits or losses to the entities profit or profit before tax and discontinued operation, reconciliation of total assets, reconciliation total liabilities और reconciliation total assets of other material items to the entities। मतलब जो जो चीजें तुम reconciliation बनाओगे, वो जो जो चीजें शो करते हो उनकी reconciliation तुम्हें बैलेंस शीट P&L के साथ भी शो करनी है। Also the factors used to identify entities reportable segment including the basis of organization, कैसे तुमने बनाया reportable ये भी बताओगे। whether the entity is organized around different products and services और area, ये भी बताओगे। and the types of product and services from which the reportable segment drive their income, यूनिलीवर बताएगा कि हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो होम केयर से बनाते हैं, पर्सनल केयर और फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट से बनाते हैं, ठीक है ना। बुलेट पॉइंट्स बना के लिखने पड़ेंगे। यस अगर तो है, लेकिन पेपर में हमें नहीं लिखने, उसमें आ सकता है, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना। IFRS 8 requires that the amount of each segment item reported shall be reported to the CODM for the purpose of making decisions about allocating resources to the segment and assessing performance। फिर हमें बता रहे हैं कि जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा तो ही बताओगे।
Any adjustments and elimination made in preparing an entity's financial statement shall be included in determining segment results only if they are included in measure of segment results। वही बात कि अगर तुम कोई भी चीज एडजस्टमेंट एफएस में करते हो सेगमेंट से रिलेटेड तो तुम्हें यहां पर भी करनी है। फिर आगे आते हैं भाई, बोला है मिनिमम इन अमाउंट द एंटिटी मस्ट डिस्क्लोजेस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एनी, ये सब एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एमसीक्यूज। तो इसको नोट भी कर लो कि हमारी बुक का पेज नंबर जो है, ये कौन सा पेज नंबर है? ये 10 ऑफ 499। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एमसीक्यू के लिए। नेचर ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन दी 10 और 9 दोनों, बिटवीन दी मेजरमेंट ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स एंटिटीज प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल वही बात, नेचर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट एसेट एंड एंटिटी एसेट, रिपोर्टेबल सेगमेंट लायबिलिटीज एंड एंटिटी, नेचर ऑफ एनी चेंज फ्रॉम प्रायर पीरियड। पिछले सालों में कोई एरर पड़ा है ना हमने आई सेट, फिर उसके अंदर बोला कोई एरर है तो वो भी आप बताओगे। नेचर ऑफ asymmetrical allocations to reportable segment. For example, a reportable segment may be charged a depreciation expense for a, but the related depreciable asset might not have been allocated. बोला हो सकता है कि किसी सेगमेंट को किसी एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया हो लेकिन वो एसेट इटसेल्फ चार्ज नहीं किया गया। सर ऐसा कब हो सकता है? भाई एक सेगमेंट के पास, फॉर एग्जांपल फूड्स के पास एक बिजनेस वो है, बिल्डिंग है, और आइसक्रीम है, उस जो है ना उसके पास वो भी फूड की बिल्डिंग में बैठता है बट थोड़े टाइम के लिए बैठा था, तो हम ये शो कर सकते हैं कि यार उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग के वो चार्ज नहीं हुआ लेकिन हाँ उस पर्टिकुलर फ्लोर की एक डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है, पूरी बिल्डिंग उसकी नहीं है। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। एंटिटी मस्ट disclose the following disclosure in FS even if it is only, अगर एक सेगमेंट होगा ना, अगर तुम लिस्टेड कंपनी तो भी तुम्हें ये बताना है, क्या बताना है कि रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स फॉर ईच प्रोडक्ट सर्विस और ग्रुप सिमिलर, ईच ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स attributed to the entity's country of domicile and attributed to all in total where revenue is। अब इसका मतलब क्या है, जरा गौर से सुनना सब बच्चे। अगर आप पाकिस्तान से बाहर धंधा कर रहे हो और आप एक पाकिस्तानी कंपनी हो तो आप बताओगे पाकिस्तान से कितना कमाया और पाकिस्तान से बाहर कितना कमाया। नॉन करंट एसेट्स लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड लोकेटेड इन ऑल इन टोटल। अब आपने ना बताना है कि केमिकल के कितने एसेट्स जो हैं पाकिस्तान में और कितने पाकिस्तान से बाहर है। Where the entity holds assets, फिर कह रहा है if revenues from any customer is more than 10% of the total revenue then it must be disclosed along with the total revenues from these customers and the identity of the segment reporting। बोला अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसको तुमने 10% से ज़्यादा अकेले सेल्स किए, उसके बारे में क्या करोगे, अलग से बताओगे। क्यों अलग से बताओगे? हाँ सर, अभी जैसे हम लोग का एक फॉर्म को मैंने कहा ना कि एक रिव्यू चल रहा है हमारी, मतलब एक आई के हम जो ऑडिट करते हैं कि उसका ऑडिट करने आते हैं, उसी चक्कर में मैं सुबह आया हूँ 9:30 बजे। अब उसमें ना हम एक जिस क्लाइंट का वो है कि रिव्यू होगा ना, उसके साथ एक मसला है। वो क्या मसला है कि सर उसका है ना एक ही कस्टमर है जिसको वो सब कुछ बेच रहा है, एक ही कस्टमर है जिसको वो सब कुछ, उसने साल का कोई ज़्यादा नहीं 8 करोड़ का रेवेन्यू किया लेकिन वो 8 करोड़ किससे कमाए, एक ही कस्टमर से। तो इसके बारे में क्यों स्टैंडर्ड कहता है कि यार इसको डिस्क्लोज किया जाए? इसको तो आप लोग पढ़ेंगे, ऑडिट में भी डिस्क्लोज करवाया जाता है, यहाँ पर भी क्यों किया जाता है? क्योंकि सर आप एक कस्टमर पर रिलायंस हो, वो कस्टमर गया तो जिसके जो 10% से ज़्यादा है, जो 10% से उसका भी भाई बड़ा मेजर पोर्शन है बिजनेस के अंदर। अगर 10% वाला कस्टमर चले जाए तो आपकी वाट लग सकती है। इसीलिए तो आ जाएं सर, अब एक सवाल हम करने जा रहे हैं, पास पेपर का ही सवाल है। आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ ली, अब ये सब चीज़ें जो अभी आपने सोते सोते पढ़ी है ना, अभी कितनी आपको याद नहीं है अभी पता चल जाएगा।
चलिए सर, ऑटम 20 का सवाल है, किसका सवाल है? सवाल का नाम क्या है? रोशनी। क्या नाम है? रोशनी इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इज एंगेज। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस इन दी, और ये छोटी सी लाइन क्या लिखी है? री ड्राफ्टिंग ऑफ डिस्क्लोजर इज, बोला जो मैंने ना ऊपर डिस्क्लोजर, देखो अभी तक जो है ना इसने प्रॉपर आपको एक फाइनल अकाउंट्स का सवाल जो IAS 1 का होता है तो जो अब सिलेबस में नहीं है, सही ना, जो नीचे चला गया है, उसके साथ एक दफ़ा खाली इसका डिस्क्लोजर बनवाया, क्योंकि वो सवाल था 20 नंबर का, 18 या 20 का। अकेले इस सवाल का मुझे नहीं लगता वो डिस्क्लोजर बनवाएगा। हाँ, ये सवाल दे सकता है कि मैंने डिस्क्लोजर बना दिया, तुझे आता है बनाने, गलती बता। तो अभी ये सब सवाल आप करेंगे, फिर हम भी इसको साथ करेंगे। कह रहा है रोशनी इज अ listed company and is engaged in manufacturing of textile products. RL generates 30%। अब पेपर में ना ये सब चीजें करते हुए तुम्हारा जो है ना वो फौरन से तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा यार चल क्या रहा है। ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट टू मिडल ईस्ट, एक तो जियोग्राफिकल लोकेशन चेंज हो रही है, आउट ऑफ विच 60% आर मेड टू ओनली हकीम लिमिटेड। दो गलतियां हो गई, अभी हम दो दिमाग में पॉइंट आ गए। एक तो तुमने मिडिल ईस्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर वो नहीं बताया, दूसरा क्या है एक कस्टमर है। RL has various segments apart from external sales. Some of these segments make इंटरनल सेल्स भी। अभी सवाल पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में है। 8 नंबर का सवाल है और 8 नंबर के सवाल में तुम्हें 8 गलतियां तो निकालनी है। अब फॉलोइंग अमाउंट्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम RL's। अब इसने तुम्हें बता दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट्स ये हैं, समझ रहे हो? ये वो नहीं कि डिस्क्लोजर के, किसके अमाउंट्स है? फिर क्या कह रहा है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड इंटरनली टू दी Chief Operating Decision of each segment. However, following disclosure on appearing segments on operating segment is prepared for inclusion in the notes to the FS. External revenue आ रहा है, spinning, weaving और others और total. Operating expenses आ रहे हैं। फिर क्या आ रहा है? Profit, net interest। फिर आ रहा है profit before, और फिर क्या आ रहा है? एसेट। अब सर इंटरेस्ट अगर दिया हुआ हो तो डालने, सही है ना? अब आ जाए सर यहां पर, ये आपके सामने डिस्क्लोजर है। सवाल था 8 नंबर का, 8 गलतियां लिखनी है, शुरू हो जाओ। तुम सबके पास ये सवाल जो है अपने पास मोबाइल में मौजूद है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लेकिन छोटा करेंगे तो मजा नहीं आएगा आपको। और इसकी गलतियां निकालना शुरू करें। 8 गलतियां निकल जानी चाहिए सबकी, और गलतियां कुछ आउट ऑफ द बुक्स भी सोचनी है, बिल्कुल सामने पड़ी हुई नहीं सोचनी खाली। सर आउट ऑफ द बुक्स गलती कौन सी होगी बताओ? चलो सोचो, पहले तुम लोग करो ये। सर क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑटम 20 का सवाल है, पेज नंबर 25 है। पेज नंबर 25। एक कस्टमर है, मिडल ईस्ट में भी सेल्स है, एक कस्टमर है जिसको ये मेजर सेल्स कर रहा है 10% से ज़्यादा। इंटरनल सेल्स भी इसने ये बता दिया। बाकी गलतियों के लिए तुम्हारे पास ये डेटा भी है, एक अनोखा भी है इसके अंदर, मतलब एक ऑब्वियस, मैं हिंट दे दूं, एक कंप्यूटेशनल वाइज भंड भी है। अच्छा, एसेट की टोटल, तो एसेट का टोटल तो एक और भी है कंप्यूटर। 75% रूल देखें सर, हो रहा है स्पिनिंग और वीविंग को टोटल करके। वेरी गुड। चलिए सर इसका आंसर देखें, क्या कर लिया सबने? सर्टिफाइड से कम हो रहा है उसके दोनों के लिए, तो मुझे लगता है जो ऑर्डर्स के अंदर जितने भी सेगमेंट है उसमें किसी एक को रिमूव करना पड़ेगा।
जो भी रिपोर्ट में सेक्शन उसको रिपोर्टेबल कर देंगे। चलें सर, इसका आंसर देखते हैं क्या? जी सर। आए, इंटरनल रेवेन्यू, नॉट डिस्क्लोज, नॉट डिस्क्लोज, टोटल लाइबिलिटीज, नेट इंटरेस्ट शुड नॉट बी डिस्क्लोज रादर देन, दोनों क्या होना चाहिए? अलग अलग, है ना? इंटरेस्ट इनकम और टोटल एसेट्स, reconciliation between FS and operating segments not available. 75% नॉट कंप्लाइड। details of मेजर कस्टमर नहीं बताया, जी सर। एक्सपोर्ट सेल्स के डिस्क्लोजर्स भी नहीं है। 5 निकल आई नहीं होती। सही है सर। तो ये सवाल था, ये बेसिकली इसका आंसर है। और आईकेप जब इस किस्म के सवाल देता है, देखो उसको पता था कि डिस्क्लोजर देगा टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, सवाल लेंदी हो सकता है, तो उसने क्या कर दिया? कॉन्सेप्चुअली टेस्ट कर लिया कि तुम जो है कितने तेज हो। नंबर 5 वाला बस थोड़ा सा वो लग रहा है, पॉइंट में लिखना है मेजर कस्टमर भाई उसने रिकन्सिलेशन को बनाई नहीं ना अलग से, तो उसने कहा कि रिकन्सिलेशन बनानी है। तो सर ये हमने दूसरा पास पेपर किया है इसका, है ना? रोशनी वाला क्या ये किया। रिसेंट अटेम्प्ट में आईकेप का हो गया है कि इसके जो पास पेपर हैं वो कोड ऑफ एथिक्स एक्ट है उसके साथ दे रहा है। यहाँ तक हम क्लियर हैं? पक्की बात है? ये आप हजरात ने खुद से करना है, ये फ्री के नंबर थे, आप समझ रहे हैं? ये फ्री के नंबर 5 नंबर तो मिल गए और ये 8 नंबर का सवाल है पेपर में, हम इसको 8 से 10 मिनट में बड़े आराम से खींच सकते हैं। ये जो सवाल है जो जल्दी करने वाले। चलें सर एक और पास पेपर पे आते हैं, आ जाएं सर। ये अगला सवाल पढ़ें, रिक्वायरमेंट पढ़ लें, पेज नंबर हमारे पास 26 ऑफ बुक है, ठीक है? अब ये जरा पढ़ने आप सब ने, कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ नोट इज, नॉट रिकॉर्डेड। यहाँ पर भी क्या कह रहा है? उसको पता है नोट बनाओगे तो तुम लोग, टाइम वेस्ट करो। बच्चा टीचर चिल्लाएगा, बच्चा तो नहीं टीचर, हम लोग चिल्लाएंगे अबे भाई क्या कर रहा है, 8 नंबर के लिए बच्चे का टाइम वेस्ट करा रहे हैं, ठीक है ना? कह रहा है पेज नंबर 26 पे, कीपिंग इन व्यू द सीईओ's पॉइंट ऑफ व्यू, सीईओ ने कुछ कहा है, डिस्कस हाउ द अबव कंपोनेंट्स शुड बी इन द नोट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद IFRS 8। रेशियो इंटरप्रिटेशन से थोड़ा मिलता है। अब आ जाएं, क्या कह रहा है? नहीं रेशियो से बड़ा सिंपल है, आ जाएं। ड्रेग लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी हैज 7 कंपोनेंट्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द रेवेन्यू, एक्सटर्नल, इंटरनल, टोटल, प्रॉफिट और लॉस और टोटल एसेट्स। फिर कह रहा है ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑल द अबव कंपोनेंट्स आर रिव्यूड बाय DLCEO, CEO, मतलब CODM. He is of the view that all components needs to be presented separately in DL's financial as per IFRS। उसने कह दिया भाई सबको अलग अलग बताओ, क्या बताना चाहिए? हमने कहा बेशक ऑपरेटिंग सेगमेंट है लेकिन हम इसके लिए क्या करेंगे? रिपोर्ट टेबल। तो रिपोर्ट टेबल के लिए अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वो देखना पड़ता है। वर्किंग करनी पड़ेगी। फिर कह रहा है कंपोनेंट्स A and G exhibit similar long term फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, because they have similar economic while other components do not have। अब फिर जहां पे ये वर्ड यूज करें ना कि सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टर, इसका मतलब पता है क्या है? एग्रीगेशन क्राइटेरिया मैट। इसका मतलब क्या है? अब एग्रीगेशन क्राइटेरिया अगर मैट हो गया है तो तुम लोगों को जो इसको क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड में भी करना है ना, वो मिला करके करना होगा चेक, सही है ना? एग्रीगेशन क्राइटेरिया मैट हो गया है ए और जी का, तो जब तुम देखोगे ना तो 2600 और 125 वाली चीजों को नेट करोगे, ठीक है? ये दोनों एक कहलाएंगे। अब आपके पास 7 नहीं हुए, कितने सेगमेंट हो गए? 6। फिर कह रहा है कंपोनेंट F earns revenue that are only incidental to the activities of and supports component। बोला कंपोनेंट F जो है उसका क्या है? सही है। तो अब सबसे पहले तो आपको इसका पॉइंट ऑफ व्यू नजर में रखते हुए ये डिस्कस करना है कि क्या होगा।
सीईओ के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करोगे, तुम बोलोगे भैया पूरी प्रॉपर वर्किंग करोगे, कौन कौन से रिपोर्टेबल है, सही है, 75% रूल वगैरह भी लगा करके। दूसरा काम ए और जी को तुम कंबाइन कर दोगे। तीसरा पॉइंट ये बताना पूछना ये चाह रहा है कि क्या एफ हो सकता है रिपोर्टेबल। हाँ सर, अगर वो सिर्फ इंटरनल करता है तो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, पॉइंट समझना इसके एक, कीपिंग इन व्यू डिस्कस हाउ द अबव कंपोनेंट शुड बी। अब आपको डिस्कस, आपको डिस्क्लोजर को लिख करके एक्सप्लेन करना है। इंटरनल बताऊंगा, एक्सटर्नल बताऊंगा, पीएनएल बताऊंगा, ये सारी बातें। ठीक है, कितने नंबर का सवाल था, 8 नंबर का। 8 नंबर के सवाल में, लेकिन पहले तुम्हें पूरी रिपोर्टेबल वाली वर्किंग करनी है, फिर उसको लिख करके बताना है, शुरू हो जाओ। तो वर्किंग लिखनी और रिकंसिडरेशन नहीं मिलानी, तो पूरा जो नहीं हमने क्राइटेरिया के हिसाब से निकाल करके सवाल बनाना है कि भाई सारे रिपोर्टेबल नहीं होंगे, ये रिपोर्टेबल होंगे, फिर उनमें रिपोर्ट क्या करोगे ये बताना है, लेकिन लिखना है ये सारी चीजें, खुद करना है तुम्हें प्रॉपर। ये सवाल इसने जो ना एक में 2 सवाल पूछ लिए, जो अब तक हमने दोनों सवाल किए ना अलग अलग, वो एक तरह से इसने दोनों पूछ लिए। एक डिस्क्लोजर में बता दो क्या क्या चीजें आएंगी। चलिए जी, हम इसके सोल्यूशन साथ भी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या किया है, क्राइटेरिया, रेवेन्यू 7 टोटल मिला करके हमने कह दिया रेवेन्यू इसका होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 793 पॉइंट, हम इक्वल टू और ब्रैकेट में लिख देंगे 79। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एसेट्स कर लें। एसेट्स कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 221, वो कितना हुआ 2210 का 10%, ऐसा ही है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, पीएनएल में क्या करेंगे। अब यहाँ पर एक मासूमाना सवाल है मेरा, सब बच्चे इधर, सर पीएनएल बनाते वक्त क्या हम ए और जी को नेट करके 300 का प्रॉफिट, 13 का लॉस, ये करके 287 का लॉस कंसीडर करेंगे, या पहले अलग अलग देखेंगे सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ लॉसेस के लिए। सर अलग अलग देखेंगे। सम ऑफ प्रॉफिट्स कितना बन रहा है और सम ऑफ लॉसेस बताओ। 925 और 606 वो है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट्स कम है, लॉसेस ज़्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे सर, हम कहेंगे भैया हायर क्या है, लॉसेस 92.5 92.925 इंटू 10%, सही है। और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉफिट्स बीइंग हायर, सॉरी सम ऑफ लॉसेस सही है। तो अब हम आएंगे, अब सुनना, अब इस किस्म का जो सवाल है ना सर, इसमें असल तो यहाँ से थे, अब आपको निकाल देना है कि यहाँ पर रिपोर्टेबल कौन कौन से है ना। तो आपने कह दिया सेगमेंट कौन सा है, बताते जाए नाम। ए जी एक साथ है, डी नहीं पहले हमें ए और जी को हमने साथ लिखा, फिर हम लाइन से जाएंगे ना। बी सी डी ई और एफ आ जाए, ये आ गए हमारे क्या सर, सारे सेगमेंट। फिर हमने क्या कहा सर, रिपोर्टेबल एजी तीनों में हो रहा है, ए जी हमने कह दिया तीनों में हो रहा है, आर ए एंड पी एन एल, ठीक है। बी नॉट रिपोर्टेबल एनआर है, दूसरा क्या है, एनआर नॉट रिपोर्टेबल, हमने कह दिया नॉट रिपोर्टेबल। सी बी सी रेवेन्यू, सी रेवेन्यू की बेस पर लोड, पी एन एल पे भी है, सी एसेट का नहीं है, देखिए सर पी एन एल पे हो रहा है,
हाँ यस 580 ना, तो देन फिर डी भी तीनों में है, आर ए एंड पी एन एल। ई नॉट रिपोर्टेबल। नॉट रिपोर्टेबल। एफ का एसेट है। एफ किस बेसिस पे हो रहा है? एसेट एसिड पे। अब ये हमने कर दिया सर। अब ये यहाँ तक क्लियर है सबको? 75% रूल भी कंप्लाई नहीं हमने कहा सर 75% रूल कंप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है? मेरे हिसाब से तो लाजमी हो जाएगा। 95% आता है। तो हो गया ना कंप्लाई। 75% रूल 91 आ रहा है तो 75% से ज़्यादा आना चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? 75% रूल चेक किया आपने? 91% आ रहा है। 75% रूल के हिसाब से कितना बन रहा है? 91 हमने कह दिया कि इन तीनों की सेल्स कितनी है जो रिपोर्टेबल है? 91% ए जी सी और एफ तो लेंगे ही नहीं ना, डी। तो हम यहां पर चाहें टाइम कम हो, सब बच्चे इधर देखें, इज कंप्लाइड विद आप लिख सकते हैं। एफ नहीं देते। बेटा एफ की एक्सटर्नल सेल्स नहीं है। रिपोर्टेबल सेगमेंट सेल्स कितनी हो गई? 91%। क्या? 84.53 84 एक सेकंड में वही चेक कर रहा हूँ भाई। चेक करो हो रही है नहीं हो रही है? सर 84.5% 84 आ रहा है। 84.5 आ रहा है। 84 है। 84 कर देते। कितने आ रही है? एफ नहीं लेंगे। 75% रूल में एक्सटर्नल सेल्स नहीं लेते, इंटरनल सेल्स नहीं लेते। एक्सटर्नल सेल है। एफ के बारे में वो क्या कह रहा है? एसिड की बेसिस पे वो कह रहे हैं डेट आर इंसिडेंटल टू दी। एक्टिविटीज ऑफ डी अब इस पॉइंट का मतलब समझो सर। इंटर सेगमेंट से। नहीं सर, आ जाए। उसने कह दिया एफ जो है ना, ए नौजवानों, अब यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना एक वो है पॉइंट समझना। कह रहे कंपोनेंट एफ अर्न्स रेवेन्यूज दैट आर ओनली incidental to the activities of DL and supports सी एंड डी component C and D। इसका मतलब पता है क्या है? इंटर सेगमेंट से मतलब C and D को तो कर ले, इसके अलावा incidental का मतलब क्या होता है? अगर वो नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर सी एंड डी नहीं बिकेंगे तो इसका revenue तो F भी नहीं होगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है? इनका कस्टमर C और D नहीं है तो F भी नहीं होगा। तो क्या इसके अंदर सलाहियत है अपना रेवेन्यू कमाने की और उसकी इंडिपेंडेंटली एक्सपेंसेस इनकर करने की? तो तभी एफ कमाएगा, बेटा नहीं कमाएगा। क्या एफ के अंदर ये सलाहियत है? इस पॉइंट को समझो कि अगर ये कह रहा है कंपोनेंट एफ अर्न्स रेवेन्यू दैट आर ओनली Incidental to activities ऑफ डीएल। इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है? की वजह से इनके खर्चे वैसे इनका छोटा मोटा स्क्रैप है, कोई इस किस्म की चीज है। एंड सपोर्ट्स कंपोनेंट सी एंड डी। तो अब मेरा सवाल है क्या एफ ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्राइटेरिया मीट कर गया? हाँ चलिए उसको तो है मे अर्न रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। ये थोड़ी लिखा है कि किसी और जो ऐसा हो रहा है तो हाँ, लेकिन उन्होंने कहा इसके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि अपना खुद का इनकम और एक्सपेंस कर सके। तो हमने कह दिया सर इसका अपना खुद का तो नहीं हो रहा है। थोड़ी वेग लाइन थी, लेकिन इसका जब हम ट्रीटमेंट हम बोलेंगे भैया एफ जो है ना वो चाह करके भी क्या हो गया? ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं नॉट रिपोर्टेबल हो गया। क्यों? है तो ऐसे क्योंकि नॉट ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब आप इसके अगर उस बेसिस पर जाएं, रिपोर्टेबल होने के लिए पहले क्या होना जरूरी है? ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब अगर आप इस 70% इस रूल इज कंप्लाइड विद रिपोर्टेबल सेगमेंट की सेल्स 84 है, कितनी है बताओ? 500 को हटा दो तो 84 बन रही है नहीं बन रही? हाँ जी, क्राइटेरिया निकाल दिया हमने। एफ को मेंशन ना ही करें। नहीं, हमने कहा एफ रिपोर्ट नहीं। अब रीजन देना होगा हमें। अब आ जाओ, ये तो समझ में आ गया। अब हमें रीजन बताना है कि भाई ए जी सब लिखना है, ए जी सी और डी है रिपोर्टेबल, बी नॉट रिपोर्टेबल है, ई नॉट रिपोर्टेबल है। एफ के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि सर एफ देखा जाए तो उसकी एसेट तो ज्यादा है लेकिन फिर भी वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है तो रिपोर्टेबल। आ जाओ आईकेप माशरे के पास जाते हैं। आईकेप के पास जा रहे हैं। मेरा बच्चा 1 मिनट रुकिएगा।
हमने कहा कि अपने इसके ऊपर क्या लिखा है। 8 नंबर का सवाल क्या ये बड़ा था? नहीं सर, 2021 में होगा। इस ऑटम 23 है ना अटेम्प्ट? जी सर। चलें जी, ऑटम 23 की अटेम्प्ट पे हम आए। आ जाएं, ये ICAP का जवाब है। सही है सर। अगर आप देखें ICAP ने टोटल 10% यूं किया है। Contrary to the DL's CEO's point of view, DL's component should be presented in the note of in the following manner. कौन सा manner? ये वाला। A and G may be presented as an segment because they have similar Economic characteristics. and when combined meet all the quantitative. C will be presented as a separate segment because its loss of is greater than 92.5. Further its revenue 16 is greater than. आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना पेपर में, आपके पास टाइम नहीं है। आपको पता है A और G रिपोर्टेबल है इन बेसिस पर, C रिपोर्टेबल है और D भी रिपोर्टेबल है सब। फिर देखो इसमें कंपोनेंट्स B, E and F will be presented as a combined of all other segment more than 75% of revenue is reported by operating segment, so additional reportable segment need not to be identified. B is an operating segment but fails to meet quantitative threshold. फिर कह रहा है E जो है वो भी क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट है, लेकिन उसने भी क्या मीट करने से इनकार कर दिया है। और F के बारे में क्या कह रहा है? Assets. Despite having assets of 300 million which are greater than 221, fails to meet definition of operating segment. This is because its revenues are incidental to the activities of the, as a result it does not meet the definition of a. अब सर इसने लेकिन बाकी चीज़ें तो बताई नहीं कि डिस्क्लोजर में और क्या देंगे। आपको सेफ साइड रहने के लिए यहाँ पर 2 बातें और भी लिख देनी है कि आप हर सेगमेंट का अलग से प्रॉफिट और बाकी चीज़ें बताएंगे, इसके अलावा एक रिकंसिलिएशन भी बताएंगे। क्या समझ में आया सर हमें सवाल? तो सर ऑपरेटिंग सेगमेंट की अगली क्लास होगी इंशाल्लाह आखिरी। हमने इसके 3 पास पेपर्स कर लिए, MCQs कर लिए। अगली क्लास में स्टडी टेक्स्ट और बाकी MCQs और बाकी आएंगे। लेकिन जाने से पहले होमवर्क नोट करते जाएं। होमवर्क नहीं करोगे बेटा? होमवर्क लाजमी करना है, ज़रूरी है। होमवर्क के सवालात लिखें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12। 8, 9 और 12 आपका होमवर्क है, ठीक है। हम मिलेंगे अब बुध को, और अब से इंशाल्लाह लंबी क्लासें भी शुरू होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह, आज स्टोरी टाइम का टाइम नहीं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।